इतने दिनों बाद सनी को देखकर अनन्या की भौहें उड़ गई थी। वो देख पा रही थी कि अब सनी के चेहरे पर वो तेवर नहीं बचे थे जो एक जमाने में हुआ करते थे। वो मानो पूरी तरह से हार मान चुका था और अब किसी सहारे की तलाश में दिखाई दे रहा था। तुम्हारे और अभिनव के बीच जो कुछ भी हुआ उसके पीछे मेरी गलती थी। मैंने दादाजी को और तुमको उसके खिलाफ भड़काया था। अभिनव की असल में कोई गलती थी ही नहीं। वो सिर्फ एक गलत जगह और उतने ही गलत वक्त पर मुझसे टकरा गया और मेरे प्लान का शिकार हो गया। सनी ने अफसोस भरे सुर में अपनी गलती कबूल की। अनन्या अब भी उसे देखे जा रही थी। क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, इसीलिए सनी की बात उसे ज्यादा समझ में भी नहीं आई थी। ऐसे में वो तुरंत बोली, कौन सा प्लान? और जब ये सब कुछ हो रहा था तब मैंने क्या किया? अनन्या के सवाल पर सनी ने अपनी नजरें झुका ली। वो पूरी बात कहने से झिझक रहा था। जब शर्मिला ने पाया कि सनी जानबूझकर कोई बात छिपा रहा था तो वो तपाक से बोली, सनी, क्या बात है? क्या प्लान था तुम्हारा? हाँ बताओ, क्या किया है तुमने? राजीव ने भी अपनी भौहें तान कर पूछा। सनी को एहसास हो गया कि अब उसके पास इन सवालों से बचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, आप लोग शुरू से मुझ पर कम और अनन्या पर ज्यादा ध्यान देते हुए आए थे। परिवार में रहते हुए भी मुझे अपनापन महसूस नहीं होता था। ऐसा लगता था कि मैं इस घर का हूं ही नहीं। इसलिए मुझे फिर डर लगने लगा। मैं सोचने लगा कि आप लोग एलेक्स कॉर्पोरेशन अनन्या को हैंडओवर कर दोगे और फिर इस घर में मेरा जो थोड़ा बहुत वजूद बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैंने अनन्या के खिलाफ एक साजिश रची। मैं दादाजी के सामने उसकी इज्जत तार तार करना चाहता था ताकि दादाजी ये कंपनी अनन्या को देने से मुकर जाए। ऐसे में मैंने एक रात अभिनव को फुटपाथ पर सोते देखा। वो नशे में बेहोश था। मैंने तुरंत कुछ सोचा और फिर बेहोश अभिनव को उठाकर उस बेड पर सुला दिया जहां अनन्या भी सो रही थी। फिर मैंने दादाजी को खबर दी कि अनन्या एक अनजान लड़के के साथ रात गुजार रही है। दादाजी गुस्से में अनन्या के रूम में पहुंचे और वह अभिनव को देखकर भड़क उठे। वो अभिनव से तो नाराज हुए ही साथ ही अनन्या पर भी भड़कने लगे। इसी गुस्से में परिवार के नियमों के हिसाब से उन्होंने दोनों की जबरदस्ती शादी करवा दी। क्या? सनी का खुलासा सुनकर अनन्या दंग रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे सांप सूंघ गया हो। वही उसके पास खड़े राजीव और शर्मिला के भी हाव भाव बदल चुके थे। जितनी शौक अनन्या थी उससे भी ज्यादा शौक फिलहाल शर्मिला को लगा था। अनन्या भले ही इस वक्त अभिनव के साथ बिताया अपना वक्त याद नहीं कर पा रही थी, लेकिन शर्मिला को सब कुछ याद आ गया था। उसे वो सभी ताने और गालियां याद आ गई थी जो उसने अभिनव को दी थी। शर्मिला हमेशा से यही सोचती आई थी कि अभिनव ने जबरदस्ती अनन्या के साथ सोकर उसे फंसाया था। लेकिन अब जब सनी के मुंह से उसे पूरी बात पता चली तो उसकी धड़कनें अचानक से तेज हो गई। ऐसे में शर्मिला तुरंत सनी के करीब आई और उसने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मां! सनी बिफरते हुए चिल्ला पड़ा। शर्मिला ने भी भारी आवाज में कहा, खबरदार, जो मुझे मां कहा तो आज की बात तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शर्मिला की बात सुनकर राजीव थोड़ा हैरान हुआ और एकदम पास आकर बोला, शर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? शर्मिला तुरंत राजीव की तरफ पलटी और सख्त आवाज में बोली, मैं वही कह रही हूँ जो मुझे कहना चाहिए राजीव। अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। हमारे इस लाडले ने पहले उस बेचारे अभिनव को फंसाया, फिर हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और कंपनी का दिवाला निकालकर पापा जी को सदमा दे दिया। मैं तुम्हें हमेशा से कहती आई थी, यह लड़का हाथ से निकल चुका है, किसी भी दिन कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इतने में सनी अचानक शर्मिला के पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है मां, लेकिन मैं इसी गलती का पश्चाताप करने आया हूं। मैं सब कुछ खुद से बता रहा हूं ताकि आप लोग मुझे माफ कर सको, और अगर माफ नहीं कर सकते तो मैं अभी के अभी यहाँ से कहीं दूर चला जाता हूँ। तो जाओ ना, किसका इंतजार कर रहे हो? निकलो यहाँ से। शर्मिला ने तीखे सुर में कहा। अपनी माँ के ये शब्द सनी के सीधे दिल पर लगे थे। वो दर्द के मारे फफक कर रोना चाहता था, लेकिन मर्द होने के कारण वो रो नहीं पा रहा था। ऐसे में सनी एक गहरी सांस लेकर वापस खड़ा हो गया। वो बिना किसी से नजर मिलाए धीरे से गेट की तरफ पलट गया और हिचकिचाते हुए बाहर की तरफ बढ़ने लगा। अनन्या अब भी सदमे में थी। उसने जैसे ही देखा कि सनी वहां से जा रहा है तो वो तपाक से बोली,
रुको, तुमने अभी सब कुछ नहीं बताया है। अनन्या की बात सुनकर सनी रुक गया और पलटे बिना ही बोला, अब और क्या ही रह गया है बताने को। वैसे भी अब मेरा इस परिवार से क्या ही रिश्ता बचा है। सनी की बात पर शर्मिला ने गुस्से भरी गहरी सांस ली और अपना मुंह फेर लिया। वो वाकई अब सनी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। राजीव एक पल के लिए शर्मिला को देखता और दूसरे पल सनी को देखने लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति को कैसे शांत करे। सिंह परिवार पर हमेशा से राजीव का उतना कमान नहीं रहा था जितना हरदेव और शर्मिला का था। इसी एक खामी की वजह से वो कई बार खुद को कोसता भी था। मैं इतने वक्त से शांत रहा तो इतना बड़ा कांड हो गया। अगर अब भी चुप रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नहीं राजीव, तुम्हें कुछ कहना पड़ेगा, अभी के अभी। राजीव ने अपने आप से कहा और फिर हिम्मत जुटाकर गहरी आवाज में बोला, सनी, रिश्ता इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। राजीव की बात सुनकर सनी एक पल के लिए हैरान हुआ और उसकी तरफ पलटकर बोला, मतलब? इधर अनन्या और शर्मिला भी राजीव की तरफ देखने लगी। जो बात राजीव ने कही उससे शर्मिला के चेहरे पर शिकन आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजीव क्या करना चाहता था। तुमने गलती तो की है, बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन एक गलती शायद हमसे भी हुई है। हमें तुम्हारी परवरिश पर ध्यान देना चाहिए था। अब अपनी गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं, इस घर में तमीज से, बिना लालच के, प्यार से रहने का। राजीव ने गहरी आवाज में अपनी बात कही, जिसे सुनकर शर्मिला की आंखें बड़ी हो गई और वो तपाक से बोली, राजीव, ये क्या बोल रहे हो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए शर्मिला। सनी जैसा भी है तो हमारा ही बेटा। इसकी जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हें भी बड़ा दिल रखकर इसे माफ कर देना चाहिए। राजीव ने शर्मिला की तरफ देखकर कहा। ऐसे में शर्मिला ने एक गहरी सांस ली और एक पल के लिए सनी को रूखी नजरों से घूर कर देखा। सनी की आंखें अब भी झुकी हुई थी। वो शर्मिला और राजीव से आंखें नहीं मिला पा रहा था। शर्मिला ने उसे देखते हुए एक पल के लिए पास खड़ी अनन्या को देखा और फिर कहा, अगर अनन्या इसे माफ करेगी तो मैं भी माफ कर दूंगी। शर्मिला की बात पर अनन्या ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर वापस सनी की तरफ आंखों के डोरे घुमा लिए। उसने कुछ सेकंड तक सनी को देखा और फिर अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैंने अभिनव को किस तरह से ट्रीट किया था? अनन्या का सवाल सुनकर सनी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बहुत बुरी तरह से, शायद हमारे घर के नौकरों से भी बदतर। सनी का जवाब अनन्या के लिए किसी बिजली की झटके से कम नहीं था। उसे एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ कि वो अभिनव के ऊपर पहले से इतना अत्याचार कर चुकी थी और मेमोरी लॉस हो जाने के बाद भी अनन्या ने अपने फायदे के लिए अभिनव के करीब आने की कोशिश की, जहां उसका काम सिर्फ अभिनव को उसके पिता की घड़ी लौटाना था। अनन्या ने उसी घड़ी के नाम पर अभिनव को ब्लैकमेल किया। उसे अचानक अपने किए का दर्द भरा पछतावा होने लगा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अभिनव उससे तमीज से पेश आ रहा था और कहीं ना कहीं प्यार भी कर रहा था। यह अनन्या को और भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अभिनव जैसे इतने अच्छे आदमी पर ऐसा जुल्म कर बैठेगी। क्या अब तुम मुझे माफ कर सकती हो? अचानक सनी ने धीरे से पूछा। अनन्या उसे कुछ पल देखती रही और फिर अपनी भुई तान कर बोली, एक बात बताओ, अगर यह सब हुआ है तो अभिनव ने इस बारे में कभी कहा क्यों नहीं? वो भी तो तुम्हें एक्सपोज कर सकता था। यह सुनकर सनी ने एक और अफसोस भरी गहरी सांस ली और कहा, मैंने बोला ना, अभिनव को मैंने तब उठाया था जब वो नशे में बेहोश था। उसकी नींद सीधा तुम्हारे बेड पर ही खुली थी। उसे शायद अब तक भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। सनी की बात पर राजीव और शर्मिला हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दूसरी तरफ अनन्या ने अपनी नजरें फेर ली थी। सच सुनकर उसे अभिनव के लिए काफी बुरा तो लग रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा ये सोचकर लग रहा था कि वो अब भी उसे याद नहीं कर पा रही थी। अगर मुझे अभिनव से प्यार नहीं था और मैं उससे नफरत करती थी तो अब मेरा दिल उसे देखकर बेचैन क्यों हो जाता है? अनन्या ने अपने आप से पूछा। अपनी खोई हुई याददाश्त का एक टुकड़ा उसे अब भी नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी तक अनन्या ने जितना भी सुना था वो उसका पश्चाताप भी करना चाहती थी। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और फिर सनी की तरफ देखकर कहा, तुम्हें यह सब कुछ अभिनव के बताकर उससे माफी मांगनी होगी,
अगर वो तुम्हें माफ करेगा तभी मैं भी तुम्हें माफ करूंगी। और फिर हम भी। शर्मिला ने बीच में तपाक से कहा। अनन्या की बात सुनकर सनी एक पल के लिए हिचकिचाने लगा और सोच में पड़ गया। वो जानता था कि अभिनव से माफी मांगना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। दूसरी तरफ मोंटी और मैक्स के साथ अभिनव अपने इटली के बंगले से बाहर आने लगा। एयरपोर्ट निकलने के लिए उसकी गाड़ी तैयार खड़ी थी। सतर्क रहना टाइगर, गुड़गांव सेफली पहुंचकर मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, मैक्स ने कहा। अभिनव ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, बिल्कुल, तुम भी मुझे इटली की अपडेट देते रहना। कोई भी हेल्प चाहिए तो बेझिझक फोन कर देना। अभिनव की बात सुनकर मैक्स ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। इतने में मोंटी बोला, चले अभिनव। अभिनव ने मोंटी की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। मैक्स को अलविदा कहकर वो उस गाड़ी में बैठ गए जो एयरपोर्ट के लिए जाने वाली थी। अभिनव की गाड़ी वहां से निकलने लगी और दूर खड़ा एक आदमी उसे दूरबीन से जाते हुए देखने लगा। उसने फिर तुरंत अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल करते हुए कहा, सर, टाइगर यहां से निकल गया है। ठीक है, सामने वाले ने गहरी आवाज में कहा और फोन काट दिया। उसने फिर तुरंत दिक्पाल का नंबर डायल कर दिया। दिक्पाल ने जब स्क्रीन पर पुखराज का नाम देखा तो एक ही रिंग में उसका फोन उठा लिया। वो समझ गया था कि अधिराज ने पुखराज को सब कुछ समझा दिया होगा, इसलिए अधिराज की जगह अब पुखराज दिक्पाल को फोन कर रहा था। जी पुखराज जी। एक खुशखबरी दिक्पाल, टाइगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका है। कुछ घंटों बाद दिल्ली एयरपोर्ट लैंड कर जाएगा। जल्द से जल्द उसकी फील्डिंग सेट करो और हमारे उन दोनों आदमियों से कहो कि वो तैयार हो जाए। पुखराज ने ऑर्डर देते हुए कहा। दिक्पाल ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और बोला, जी जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपके दोनों आदमी अभी मेरे सामने ही बैठे हैं। मैं अभी इन्हें तैयार होने को बोल देता हूँ। इतना कहकर पुखराज ने फोन काट दिया। दिक्पाल ने गहरी सांस लेकर फोन नीचे रखा और उसके चेहरे पर एक घबराहट भरी मुस्कान भी आ गई। उसे इस बात की खुशी तो थी कि उसे अभिनव को मारने का मौका मिल रहा था, लेकिन फिर से नाकाम हो जाने का डर भी लग रहा था। दिक्पाल अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो नाकाम होता तो पुखराज और अधिराज के आदमी उसका नामो निशान मिटाकर ही यहां से जाते। दिक्पाल उन दोनों आदमियों को देखे जा रहा था। उनके हाथों में ऐसी खतरनाक बंदूकें थी जो उसने कभी देखी भी नहीं थी। ऐसे में दिक्पाल ने अपना गला साफ किया और कहा, आप लोग रेडी हो जाओ, टाइगर निकल गया है। दिक्पाल का ऑर्डर सुनते ही उन दोनों आदमियों ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अचानक अपनी बंदूक लोड कर ली। लोडिंग की आवाज इतनी कड़क थी कि एक सेकंड के लिए दिक्पाल भी अंदर ही अंदर हिल गया। उसे महसूस हुआ कि पुखराज के भेजे दोनों हिटमैन उसकी औकात से भी बाहर थे। अब आगे क्या होगा? क्या दिक्पाल अभिनव को मारने में कामयाब हो पाएगा या फिर अभिनव किसी तरह बच जाएगा? और क्या सनी सिंह अभिनव से माफी मांगेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।